नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं इंग्लिश पेपर सॉल्यूशन। इट मीन्स एसएससी सीजीएल 2021 के 17 अगस्त शिफ्ट 2 में पूछे गए इंग्लिश के प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो आइए इन फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं। सेल्स डैश from day to day, sales dash from day to day, sales fluctuate, sales swing, sales revolves and sales rotates। ये दोनों तो आपस में सिनोनिम्स हैं, ये आंसर होने से रहा। इट मीन्स सेल्स का रोटेशन होना या रिवॉल्व्स होना ऐसा कोई सेंस नहीं है। सेल्स स्विंग भी नहीं करेगा, सेल्स एक्चुअली फ्लक्चुएट करेगा। आप कह सकते हैं अप एंड डाउन्स होना, है ना। सेल्स का गो अप होना यानी कह सकते हैं गोज अप एंड डाउन। तो ऐसे सेंस में हम लेते हैं एक्चुअली व्हाट, फ्लक्चुएट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटेंस अरेंजमेंट का है। सेंटेंस की शुरुआत कर रखा है दीज काइंड से, ये होगा नहीं क्योंकि दीज काइंड्स ना किसी न किसी काइंड की चर्चा पहले करेगा। दिस दैट दीज दोज सेंटेंस की शुभारंभ तब करेगा जब उसके पहले उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया हो, तभी वो उस टर्म को डेमोस्ट्रेट करेगा। सेंटेंस की शुरुआत दे भी यहां नहीं कर सकता क्योंकि ये दे आपने किसके लिए लिया ये आपको नहीं पता है, तो सेंटेंस बी भी शुरुआत नहीं करेगा। बी से शुरुआत होने वाला ऑप्शन गया। सेंटेंस डी देखो लिखा हुआ अदर टाइप्स ऑफ शार्क्स। अदर टाइप्स इसका मतलब उससे पहले कोई ना कोई टाइप की चर्चा हुई होगी, तो सेंटेंस की शुरुआत डी भी नहीं करेगा, तो डी से शुरुआत होने वाला ऑप्शन गया। अब आपके पास बचा सी ए बी डी एन सी डी बी ए। अब आपको देखना है, ये तो बात फिक्स हो गया कि सेंटेंस की शुरुआत जो है वो सी करेगा, तो सी के बाद ए लेंगे या सी के बाद डी लेंगे, ये ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा। तो इट इज ट्रू दैट मैनी टाइप्स ऑफ शार्क्स, मैनी टाइप्स ऑफ शार्क्स। नाउ दीज काइंड्स ऑफ शार्क्स आर नोन एज ऑब्लिगेट रैम वेंटिलेटर। ऑब्लिगेट रैम वेंटिलेटर, एक्चुअली हम इसी शार्क्स की बात कर रहे हैं और इस शार्क का जो रिलेटेड सेंटेंस होगा, जो उसके क्लोज सेंटेंस होगा, वो सी के जस्ट बाद ए आएगा। देन देखो इसमें आप दे यूज मेथड कॉल्ड बकल पंपिंग। आप इस शार्क के बारे में पढ़ रहे हैं कि वे पानी में रहते हैं और वो जाते हैं लाइफ गिविंग ऑक्सीजन लेने, है ना। किससे? तो फ्रॉम द वाटर पासिंग थ्रू देयर गिल्स, अपने गिल्स के जरिए। तो ये बात पता है, इसी शार्क्स की चर्चा ए में ये लिखा गया है कि वो जो ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, दीज काइंड्स ऑफ शार्क्स आर नोन एज ऑब्लिगेट रैम वेंटिलेटर्स बिकॉज दे ड्रॉ वाटर इन थ्रू देयर माउथ्स। माउथ से वाटर लेते हैं एंड फोर्सेस इट आउट थ्रू देयर गिल्स, गिल्स के जरिए वो बाहर निकालते हैं। क्लियर है? उसके अब वो जो प्रोसेस है वाटर लेना और फिर उसे बाहर भेजना, दैट प्रोसेस इज नॉन एज बकल पंपिंग, है ना, बकल पंपिंग। इसलिए सेंटेंस सी के बाद ए आएगा और उसकी जो प्रोसेस है वाटर लेना और छोड़ना, तो ए के जस्ट बाद बी आएगा। सी ए बी विल बी योर आंसर। ओके, एंड आपको तो पता था कि अदर टाइप्स तभी आएगा जब उससे पहले कोई टाइप की चर्चा होगी, तो योर आंसर विल बी ए। Now the next term is incorrectly spelled word, sovereignty। एक्चुअली स्पेलिंग जो इनकरेक्ट है वो VIVIDLY, दैट इज विविडली का मतलब होता है क्लियर या ऑब्वियस, स्पष्ट, है ना। पिटी, पिटी एक्चुअली पिटी दैट्स द रिलीजियस। क्लियर है? डिप्रेस्ड तो पता है, सो योर आंसर विल बी विविडली, इनकरेक्ट स्पेल्ड था वो। क्लियर है? और सॉवर्निटी का मतलब अगर देखोगे तो होता है हैविंग ऑल पावर, हैविंग ऑल पावर, या आप कह सकते हैं संप्रभुता, अथॉरिटी होना। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks। Some patches of the dash garden have a rich cover of grass now. Some patches of the dash garden, stalking garden, sprawling garden, slouching garden and stretching garden। stretching garden तो होगा नहीं, क्योंकि स्ट्रेचिंग मतलब क्या होता है? स्ट्रेच करना, फैलाना।
स्ट्रेचिंग गार्डन नहीं है। एक्चुअली वो गार्डन ना एक लार्ज एरिया में, एक वास्ट एरिया में, एक स्पेसिफिक एरिया में फैला हुआ था, दैट इज द स्प्रॉलिंग गार्डन। स्ट्रॉकिंग का मतलब होता है सहलाना, है ना, माँ अपने बच्चों को सुलाने के लिए जो थपथपाती है, पेट करना, क्लियर है। सो योर आंसर विल बी स्प्रॉलिंग। और द स्लॉचिंग मतलब होता है झुक कर बैठना, तो ये भी आंसर नहीं होगा, योर आंसर विल बी स्प्रॉलिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डेबिलिटेट। डेबिलिटेट का सिनोनिम्स आपको ढूंढना है, एंड डेबिलिटेट का मतलब होता है इन अ वेरी पुअर कंडीशन या इन अ वेरी इनफर्म स्टेट, यू कैन से in a very weakened, है ना, weakened and infirm state कह सकते हैं आप इसे। तो वीकेन, योर एक्चुअली सिनोनिम्स चाहिए, तो आपको तो वीकेन ही आंसर होगा। एनिमेट मतलब होता है समथिंग हैज लाइफ, एनिमेट मीन्स टू मेक समथिंग अलाइव। एंड द नेक्स्ट वन इज वाइटलाइज। वाइटलाइज मतलब होता है इनर्जाइज करना, क्लियर है। सो योर आंसर विल बी वीकेन, ओके। डेबिलिटेट के सिनोनिम्स वीकेन लेना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज अ लार्ज केज बिल्डिंग और इनक्लोजर टू कीप बर्ड्स। वेरी सिंपल, उसे एवियरी बोलते हैं। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट, बर्ड्स आर इनक्लोजर्ड, दैट इज द एवियरी। एरेना तो हम बैटल फील्ड को भी बोलते हैं, और अ प्लेस जहां पे सिटिंग चेयर लगी हो, है ना, ऑडियंस बैठता हो, उसे हम स्टेडियम भी बोलते हैं। तो अरेना को हम स्टेडियम भी बोलते हैं, क्लियर है। या एम्पी थिएटर भी कह सकते हैं, क्योंकि लोग बैठते हैं और फिर वहां स्पेशलाइज प्रोग्राम वगैरह जो भी होता है। एक्वेरियम तो हम फिश टैंक को बोलते हैं। सो योर आंसर विल बी एवियरी, ओके। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज इनडायरेक्ट स्पीच। आई विल सी यू लेटर, सी शेड। तो विल आपको पता है ना, विल कन्वर्ट होता है वुड में, है ना, विल जो है वो वुड में कन्वर्ट होता है, और वुड के जस्ट बाद आपको पता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो वुड प्लस V1 जिसमें रखेगा वही आंसर होगा। देखो वुड सी, आंसर आपका ए हो गया। यहां पे विल सी रख दिया है, ये वुड भी रखा है, एंड वुड बी एबल टू, ये तीनों ऑप्शन गया, योर आंसर विल बी ए। तो इनडायरेक्ट स्पीच भी बहुत ही सिंपल दे रखा था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइक एंड स्पैन का मतलब होता है नीट एंड क्लीन। इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है, हम लोग दिवाली से पहले स्पाइक एंड स्पैन करते हैं घर पे, है ना, नीट एंड क्लीन करना। ऑगमेंट, सॉरी, एंटोनिम्स ऑफ ऑगमेंट। ऑगमेंट करना मीन्स इंक्रीज करना बाय एडिंग समथिंग, बाय एडिंग समथिंग, कोई चीज ऐड करके इंक्रीज करना, क्लियर है जी, इंक्रीज बाय एडिंग समथिंग। तो सिंपल वे में आप यहां पे, चूंकि एंटोनिम्स की बात है, तो आपको लेना पड़ेगा डिमनीज करना। किसी को इंक्रीज करने का उल्टा क्या होगा, डिक्रीज करना। सो योर आंसर विल बी डिमनीज। एक्सटेंड करना, डेट, टाइम, ड्यूरेशन को एक्सटेंड करते हैं हम लोग, क्लियर है। एंड एक्सपेंड करना, फैलाना, एक्सपांशन जिसको कहते हैं, स्प्रेड मतलब फैलाना। तो योर आंसर विल बी डिमनीज। ये तो एक दूसरे के सिनोनिम्स हो सकते हैं, लेकिन डिमनीज होगा एंटोनिम्स। नाउ नेक्स्ट वन इज एंटोनिम्स ऑफ वेवर। वेवर मतलब क्या, सेक। जनरली आप इसे उल्टा आपको चाहिए तो सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, स्टडी। क्वैक भी होता है, जैसे अर्थ क्वैक का आना तो सेकिंग, हिलना। तो वेवर का मतलब होता है सेक या क्वैक, तो आंसर क्या लेना पड़ेगा, स्टडी, ओके। स्लैंट झुका हुआ, टिल्ट। स्लैंट तो ऐसा होता है, स्लैंट हाइट बोलते हैं ना हम लोग, स्लैंट हाइट या एंगल वाली जो स्लैंट होती है, तो ये झुका हुआ स्लैंट। और टिल्ट मतलब झुका हुआ, स्वे मतलब झूलना, तो आंसर विल बी स्टडी, ओके। बहुत ही सिंपल दे रखा था, इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम था नहीं। नाउ द नेक्स्ट वन, सिनोनिम सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का सिनोनिम्स क्या लेंगे आप, सेलिब्रेट मतलब तो होता है कोई प्रोग्राम को सेलिब्रेट करना, दिवाली फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेट करना, बट आपका ऑप्शन है ह्यूमिलिएट, पब्लिश, ऑनर एंड सर्कुलेट करना। तो सर्कुलेट तो होगा नहीं सेलिब्रेट का। पब्लिश होता है बुक वगैरह, मैगजीन्स को, नॉवेल को क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। ह्यूमिलिएट मतलब हो जाएगा डिसग्रेस, किसी का अपमान करना। तो सेलिब्रेट का सिनोनिम्स हम क्या लेंगे, ऑनर। जैसे हम लोग फ्रीडम फाइटर्स का क्या मनाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं ना,
उन्हें सेलिब्रेट करते हैं, मतलब उन्हें ऑनर देते हैं, सम्मान देते हैं। तो बहुत ही सिंपल सिनोनिम्स भी दे रखा था। नाउ वंस अगेन एरर डिटेक्शन का ये पार्ट है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिजनेस स्कूल इज लेड टू अ सडन राइज ऑफ पॉपुलेशन इन आवर एरिया। उस बिजनेस का जो स्कूल बिजनेस का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उससे इस एरिया में पॉपुलेशन जो है, स्कूल में बहुत बच्चे आने लगे, तो नहीं कहते कि पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है इस एरिया का। तो आप देख लो किसी टर्म के वजह से कोई चीज हो रही है तो इज लेड है ना, इज प्लस इज लेड का सेक्शन रखा है, ये गलत है। किसी चीज के वजह से कोई टर्म होना तो परफेक्शन की बात करेगा, घटित हो चुका है ना, तो हैज प्लस लेड करना पड़ेगा। तो कौन से ऑप्शन में आंसर हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ए। तो एरर डिटेक्शन भी बहुत ही सिंपल ही दे रखा था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सिक्योरिटी, सर्टेन, इमेजरी, जो इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड है वो है कैशियर, है ना। आई बिफोर, एक्चुअली IER, CASH, अब EIR लिखा है, करना पड़ेगा IER, ओके, कैशियर। आप कह सकते हैं इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? क्लर्क। नाउ द नेक्स्ट टर्म, तो ये अरेंजमेंट का सेक्शन है, मतलब इसी टर्म को फिर से अरेंज करना है आपको। इससे पहले भी आपने देखा सेंटेंस अरेंजमेंट का सेगमेंट। तो सेंटेंस की शुरुआत रखा है एन ओल्ड माउस, ठीक है, यहां सेंटेंस की ये शुरुआत कर सकता है। हु वॉज वाइज इनफ टू कीप हिज डिस्टेंट, है ना, whispered to a friend, many a bag have I seen in my day but never one with a cat's head। अब देखो सेंटेंस की शुरुआत और कैट की के साथ कर रखा है, यहां सी के साथ कर रखा है। सी इसलिए नहीं होगा कि सी पहले तो उस एनिमल की चर्चा होगी, देन सी प्रोनाउन रिप्लेस करेगा उसे। तो अ कैट रखा गया है, इस अ कैट को रिप्लेस करने वाला क्या हो सकता है? सी के बाद आप बी ले सकते हैं, लेकिन पहले हम ये टर्म को समझेंगे कि सी के बाद बी आएगा या नहीं। अ कैट ग्रॉन फीबल विद द एज, एक कैट जो है वो समय दर समय धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, और वही सेंस है यहाँ पे कि वो उसे लग रहा है कि अब कोई ऐसा शिकार वो हंट नहीं कर पाएगा। तो सेंस जो है अ कैट से शुरुआत होगी, एन ओल्ड माउस तो बाद में आएगा, पहले कैट जो है वो माउस को हंट करता है ना, तो अब उसको लग रहा है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो सेंटेंस की शुरुआत तो एन ओल्ड नहीं करेगा और सी भी नहीं करेगा, क्लियर है। तो ए और बी नहीं करेगा, सेंटेंस ए गया और बी से तो है ही नहीं आपके पास, डी लेंगे नहीं। थिंकिंग दैट सी प्रोनाउन आ गया, तो प्रोनाउन किसी न किसी नाउन को रिप्लेस करेगा, तो डी सेंटेंस की शुरुआत नहीं करेगा, तो डी ऑप्शन गया। अब ये तो फिक्स हो गया कि सेंटेंस की शुरुआत सी करेगा, और सी के बाद ए लोगे या सी के बाद डी लोगे, ये समझना पड़ेगा। अ कैट ग्रॉन फीबल विद एज एंड नो लॉन्गर एबल टू हंट माइस एज सी वंस डिड, जैसा वो पहले हंट करता था अब लगता है कि वो नहीं कर पाएगा। थॉट टू हरसेल्फ नाउ सी माइट इंटाइज देम विद इन रीच ऑफ हर पॉ। अब देखो नेक्स्ट है, थिंकिंग दैट सी माइट पास हरसेल्फ, सी के बाद जस्ट डी का क्लोजनेस दिख रहा है कि ये क्लोजर सेंटेंस हो सकता है। हो क्या सकता, ये सी बाद में ये सोच रहा है, ऐसा परिकल्पना कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सी के बाद डी आएगा, और सी के बाद डी एक ही ऑप्शन में है, सो योर आंसर विल बी सी डी बी ए। तो हम उतना भी नहीं पढ़ेंगे, बट सेंटेंस की क्लोजर टर्म को देखते हुए हम बना सकते हैं। आइए, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट, द फर्नीचर इज रेडी टू बी डिलीवर्ड। सबसे पहले तो फर्नीचर आर नहीं हो सकता, ऑप्शन ए गया, ये भी ऑप्शन कट गया। अब आपके पास बचा नो सब्स्टिट्यूशन एंड हैज रेडी। तो जब फर्नीचर को रेडी किया गया तो हैज बीन रेडी होना चाहिए, क्लियर है। तो ये भी ऑप्शन गया, और लिखा है कि द फर्नीचर इज रेडी टू बी डिलीवर्ड, मतलब किसी ने फर्नीचर को बनाया और वो कह रहा है कि रेडी है, आप इसे डिलीवर कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं था, ये सेंटेंस सही था। नो सब्स्टिट्यूशन विल बी द आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसिव वॉइस का, प्लीज डू योर वर्क प्रॉपरली। पता है प्लीज है तो रिक्वेस्टेड वाला टर्म लेंगे, आपके पास एक ही ऑप्शन है रिक्वेस्टेड से, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू योर वर्क, आंसर विल बी ए। तो सिंपल ही है, इसमें कोई उतना प्रॉब्लम था नहीं, ये ऑप्शन ऐसे ही कट जाएंगे। द नेक्स्ट वन इज इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट, प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर अनसर्टेनिटीज, है ना। प्रिपेयरिंग ING लगा हुआ है, दैट्स द जेरंड। और जेरंड किस तरह से काम करता है? सब्जेक्ट, इट मीन्स नाउन की तरह, सब्जेक्ट
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जेरंड आता है, बट यहां पे वो नाउन के जैसा काम कर रहा है। इतना बात तो आपको समझ के चलना पड़ेगा। तो प्रिपेयरिंग चिल्ड्रेन फॉर अनसर्टेनिटीज कीप्स, देखो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रिपेयरिंग प्लुरल हो नहीं सकता, इसलिए आपने कीप्स रखा है। तो आपके सेंटेंस में कीप देम का टर्म रखा गया है, फिर रखा है कीप देम, ये दोनों प्लुरल, तो ये दोनों ऑप्शन गया। एक कीप्स का है तो कीप्स देम फॉर रेडीनेस, फॉर रेडीनेस, और आपका लिखा हुआ कीप्स देम इन रेडीनेस। याद रखना इन रेडीनेस का मतलब भी वही होता है, इन रेडीनेस का मतलब भी होता है पूरी तैयारी में होना, है ना, फुल प्रिपरेशन में होना। तो अब इसमें कीप देम फॉर रेडीनेस करना कोई जरूरत ही नहीं था। योर आंसर विल बी नो सब्स्टिट्यूशन, इट मींस नो इंप्रूवमेंट। एक्चुअली आप कह सकते थे कीप देम रेडी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट यहां पे सेंटेंस लिख दिया है कीप्स देम इन रेडीनेस, और इन रेडीनेस एक फ्रेज है, एक टर्म है जिसका मतलब होता है फुल तैयारी में होना, फुल प्रिपरेशन में होना। तो दिक्कत नहीं था, ये आंसर हो जाएगा ए, मतलब इंप्रूवमेंट की कोई जरूरत नहीं थी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गो इजी ऑन समथिंग। गो इजी ऑन समथिंग मतलब होता है किसी चीज की कम अमाउंट यूज करना, नॉट टू हैव टू मच समथिंग। तो सिंपली यूज ओनली ए स्मॉल अमाउंट, आंसर विल बी, ये सब ऑप्शन गया काम से। क्लियर है? तो इडियम्स भी आसानी दे रखा था। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट। इमोशन फीलिंग है, क्रेविंग मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर, चाहे वो किसी भी चीज की हो, स्ट्रॉन्ग डिजायर। मेमोरी मतलब तो रिमेम्बरेंस, रिमेम्बरेंस, ओके। एंड नॉस्टैल्जिया तो मतलब होता है होम सिकनेस, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई पुरानी चीज ज्यादा याद आना, दैट इज द नॉस्टैल्जिक फीलिंग कहते हैं उसे। तो आप यहां पे जो आंसर लोगे वो क्या लोगे? अ सेंटिमेंट लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट, दैट इज योर आंसर विल बी नॉस्टैल्जिया, है ना, नॉस्टैल्जिया। नेक्स्ट टर्म इज एरर डिटेक्शन, दे हैव लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट सिंस 10 years। आपको पता है कि यहां पे हैव लिव्ड रखा गया है, तो सिंस 10 years नहीं होगा, यहां पे करना पड़ेगा फॉर 10 years। एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आप इस तरह का टर्म यूज करते हैं। आपको लगा सिंस 10 years कैसे होगा? इस टाइम का जब प्लुरल टर्म हो जाता है तो ये सिंस ना लेकर फॉर लेता है ना, सिंस 2020 ऐसा होता है तो मानते। क्लियर है? तो इसलिए सिंस के जगह पे आपको क्या लेना पड़ेगा? फॉर। तो अब आंसर पता चल गया आपका कि सिंस 10 years नहीं होगा, यहां पे हमें करना पड़ेगा फॉर 10 years। ओके, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट टर्म, आइए बारी है क्लोज टेस्ट की। द वर्ड आर्कियोलॉजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड आर्कियोस। ये जो आर्कियोलॉजी वर्ड लिया गया वो किस ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और ग्रीक वर्ड किस से? आर्कियोस से बना हुआ है आर्कियोलॉजी। ओके, विच मीन्स एंशियंट, जिसका मतलब क्या होता है? एंशियंट। पीपल डैश सम आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी, आपको पता चल गया आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो पर्सन्स की बात कर रहा है, और स्टडी लिखा हुआ है स्टडी, दैट मीन्स आपको पता चल गया कि ये प्रेजेंट टेंस की बात किया हुआ है। क्लियर है? तो क्लोज टेस्ट में पहले हम थीम को समझते हैं एंड उसके टेंस को फाइंड आउट करते हैं कि वो किस टेंस में है। मोस्ट आर्कियोलॉजिस्ट कंसर्न डैश विद द डिस्टेंट पास्ट, कुछ लिविंग कल्चर की स्टडी करते हैं, और मोस्ट ऑफ ऐसे हैं जो डिस्टेंट पास्ट की भी स्टडी करते हैं या उससे कंसर्न रखते हैं। पीपल हैव डग डैश मॉन्यूमेंट्स एंड कलेक्ट्स आर्टिफैक्ट्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, है ना। ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो डिगिंग कर रहे हैं, कुछ खुदाई कर रहे हैं, कुछ वहां से मॉन्यूमेंट्स प्राप्त कर रहे हैं। दीज पीपल वर नॉट स्कॉलर, ये लोग स्कॉलर नहीं थे, ये दीज किसके लिए आया है? आर्कियोलॉजिस्ट के लिए। बट लूटर्स थे, ग्रेव रॉबर थे, लुकिंग टू द मैक मनी। ओके, ये इसी लूटिंग करके या ग्रेव रॉबर थे वो, तो ये सबसे वो अपना मनी अर्न करते थे। एंड डैश आउट देयर पर्सनल कलेक्शन, और अपनी वो पर्सनल कलेक्शन का निर्माण कैसे करते थे? तो रॉबरी करके, लूटिंग करके, ये सारा टर्म था। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डैश सम आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी लिविंग कल्चर्स। येट और स्टील, येट और स्टील एक दूसरे का सिनोनिम्स है और एक ही जैसे सेंस में यूज होता है। क्लियर है? तो अभी तक
और ये येट और स्टिल ना एक्चुअली आप देखेंगे तो कॉन्ट्राडिक्टरी रीजन बताता है। ये रीजन बताने के काम आता है कि वह अभी तक उसने यह कार्य को नहीं किया, कॉन्ट्राडिक्टरी। एंड ऑल्दो क्या बताता है, इट्स अ रिजल्ट। तो वो कह रहा है कि अभी तक, जबकि कुछ ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो अभी भी किसकी स्टडी कर रहे हैं, लिविंग कल्चर्स की। सो योर आंसर विल बी ऑल्दो। इवन का प्रयोग तो हम इवन इफ के साथ करते हैं ना, इवन इफ, अगर आप ऐसा किए तो इवन इफ, तो इवन तो यहां आएगा ही नहीं, और ये कंजंक्शनल एस्पेक्ट में ऐसे यूज नहीं होता। आंसर विल बी ऑल्दो। The next term is the word archaeologist come from the Greek and archaeos, which means ancient. Although some archaeologists study living cultures, most archaeologists concern itself, himself. ये singular term के लिए आता है, और itself archaeologist के लिए कैसे आएगा, पर्सन है, और यहाँ पे एक्चुअली हमें चाहिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो लेना पड़ेगा themselves। वो खुद का कंसर्न रखते हैं, क्लियर है, तो themselves का प्रयोग करना पड़ेगा, themselves। Now the next term, थर्ड फिल इन द ब्लैंक में क्या फिल करेंगे, पीपल हैव डग अप, क्लियर है। डिग अप मतलब क्या होता है, खुदाई करना और कुछ उससे प्राप्त करना, खुदाई करके प्राप्त करना। डिग अहेड कोई फ्रेज नहीं है, ओके। डिग इन का मतलब होता है टू स्टार्ट ईटिंग, है ना, खाना प्रारंभ करना, डिग इन करना। और डिग ओवर का मतलब होता है टू मैक ग्राउंड या टू प्रिपेयर ग्राउंड, तैयार करना, ग्राउंड तैयार करना। सो योर आंसर विल बी डिग अप या डग अप, ओके। खुदाई करके प्राप्त करना, और आर्कियोलॉजी से रिलेटेड है तो खुदाई का ही सेंस आएगा। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज मॉन्यूमेंट्स की वो क्या करते हैं, डिग अप करते हैं एंड कलेक्ट्स आर्टिफैक्ट्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। डैश दिस पीपल, आप कहना चाह रहे हैं रेगुलरली तो आएगा नहीं, रेगुलर मतलब क्या होता है, कोई कार्य रेगुलरली हो रहा है। सेल्डम यहां पे प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव टर्म का वर्ड है, और देखो इसमें नेगेटिव रखा गया है, तो सेल्डम आएगा ही नहीं, क्लियर है। तो नेगेटिव टर्म के लिए आप सेल्डम का प्रयोग यहां पे नहीं करेंगे। और देखो ऑफेन एंड कॉमनली में क्या डिफरेंस है, तो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हो सकते हैं, लेकिन यहां पे यूज करना पड़ेगा ऑफेन मैनी टाइम्स। यहां पे ऑफेन का मतलब हो गया मैनी टाइम्स। ऑफेन दीज पीपल वर नॉट स्कॉलर्स, वो स्कॉलर्स नहीं थे बट क्या थे, लूटर्स एंड ग्रेव रॉबर्स लुकिंग टू मेक मनी, डैश अप देयर पर्सनल कलेक्शंस। डैश अप देयर, अब देखो इस डैश में आप क्या फील करोगे, वो अपनी मनी का क्रिएशन कैसे करते थे, स्कॉलर तो थे नहीं, लूटिंग करते थे, ग्रेव रॉबर्स थे, तो कहीं ना कहीं वो क्या करते थे, बिल्डअप करेंगे, बिल्डअप देयर पर्सनल कलेक्शन। कंस्ट्रक्ट अप तो होगा नहीं, कंस्ट्रक्ट के साथ अप प्रेपोजिशन लगता भी नहीं है, असेंबल के साथ भी नहीं, और क्रिएट के साथ भी अप नहीं लगता है। तो ये मैटर आपको समझ में आ गया कि यहां पे हम बिल्डअप का यूज करेंगे, ओके। आई होप आपको ये पूरी क्वेश्चन समझ में आया होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।